हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष सिंह और मैंने रिसेंटली सीए फाइनल के बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। अब सर, आजकल ये ट्रेंड चला है कि जो बच्चा सीए फाइनल का एग्जाम निकालता है वो यूट्यूब पे बहुत जल्दी आने लगता है और अच्छे खासा ज्ञान देना स्टार्ट कर देता है। तो पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि क्यों मैं आप लोगों के सामने आया हूं, ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, ऐसी क्या टॉपिक मैं आपको कवर कराने वाला हूं जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलने वाला है। मुझे आईपीसीसी में 4 अटेम्प्ट्स लगे थे, 4 अटेम्प्ट्स आईपीसीसी में, और सभी अटेम्प्ट्स में मेरे ऑडिट में 40 से नीचे नंबर रहे और जब पास हुआ तो मेरे 40 मार्क्स आए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैं पास हुआ हूं। लेकिन जब मैंने सीए फाइनल का एग्जाम दिया तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 50 प्लस मार्क्स आए एंड ऑडिट का डर बिल्कुल खत्म हो गया। अब उसका रीजन क्या था, मैं एक टीचर का नाम बताना चाहूंगा अभी यहाँ पे, सीए अभिषेक बंसल सर। सीए अभिषेक बंसल सर का मैंने इनकी एक वीडियो देखी थी जिसमें इन्होंने ऑडिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इतना इजी बना दिया था कि वो आपके लिए बहुत ही इजी पोर्शन हो गया था। पहला पोर्शन बना था ऐसे का एंड दूसरा बना था चैप्टर वाइज। ये चीज कवरेज करने के बाद मेरा ऑडिट का डर बिल्कुल खत्म हो गया था। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कैसे आप लोग ऑडिट को इजीली कवर कर सकते हैं और कैसे आपके लिए ऑडिट एक इजी सब्जेक्ट बन सकता है। पहले तो मैं उन बच्चों को बता देता हूं कि ये वही बच्चे वीडियोस देखें जो अपनी क्लासेस ले चुके हैं, जो अपनी सेल्फ स्टडी कर चुके हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक रिविजनरी वीडियो बनेगी जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले और एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम बहुत हेल्प करने वाली है। सबसे पहले मैं आज जो टॉपिक कवर करने वाला हूं वो है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो सर यही टॉपिक क्यों, इसलिए मैं बताता हूं क्योंकि ये टॉपिक हर बार हर एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का एंड प्रीवियस अटेम्प्ट में तो ये 8 मार्क्स तक का एग्जाम में आया है, 5 to 8 मार्क्स। तो सर अगर अपना ऑडिट का एग्जाम 100 मार्क्स का है जिसमें से 30 एमसीक्यू है, जिसमें बच्चा मिनिमम कितना भी स्कोर करे तो 15 तो कर ही सकता है। अब हम लोग को पास होने के लिए ऑडिट में कितने चाहिए, मैक्सिमम 25 मार्क्स, और 25 मार्क्स में से अगर हम 5 मार्क्स ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के कवर करते हैं तो हमारे लिए ऑडिट में पास होना बहुत ही आसान होने लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला टॉपिक, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सबसे पहले ऑडिट में एक सबसे ज्यादा कमी है बच्चों में, वो ये है कि बच्चे सिर्फ आंसर याद करते हैं और कंटेंट याद कर लेते हैं, और जब एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन तो समझ में ही नहीं आता है कि ऑडिट में पूछा क्या गया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने जिस तरीके से ऑडिट कवर किया था वो किया था स्कैनर से, और उस स्कैनर का नाम था सीए पंकज गर्ग सर का स्कैनर। उनकी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेटिंग ने मुझे पास कराने में बहुत हेल्प की थी। तो सबसे पहले मैं सभी बच्चों को ये बताना चाहूंगा कि ऑडिट अगर करना है एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तो क्लासेस के बाद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जरूर तैयार करें। सबसे पहले ऑडिट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको कैसे पकड़ में आएगा वो देखिए, ये वर्ड रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो सर रियल टाइम एनवायरनमेंट अगर क्वेश्चन में क्लिक होता है तो सबसे पहले आपको ये आंसर यहां से स्टार्ट करना शुरू करना पड़ेगा। अब सर पहले मैं बताऊंगा रियल टाइम एनवायरनमेंट कैसे याद करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑडिट में टॉपिक्स है, तो सर रियल टाइम एनवायरनमेंट ऐसा क्या मैं याद रखूं जो रियल टाइम एनवायरनमेंट का आंसर मुझे हाल याद हो जाए। तो रियल टाइम एनवायरनमेंट यानी रियल टाइम, यानी कि झट से किया पट से हो गया। सर इसका क्या मतलब है, जब हम लोग रिजर्वेशन कराते हैं तो जैसे इजीगो ऐप है, कोर बैंक और अपना रेलवे रिजर्वेशन ऐप है, तो जैसे ही हम यहाँ पे ऐप में रिजर्वेशन किया और दूसरी साइड मुझे टिकट मिल गई, यानी कि हाल के हाल कोई काम हो जाना। कोर बैंकिंग ऐसे ही कोर बैंकिंग रहा हमारा, क्या रहा, कोर बैंकिंग रहा। कोर बैंकिंग क्या होता है कि अपने ऐसे बैंक से ट्रांजैक्शन किया और वहां दूसरी जगह रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि रियल टाइम एनवायरनमेंट पहला क्वेश्चन है टॉपिक का, किसका, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। तो रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या है, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का टाइप है। ठीक है सर। दूसरा क्या है, ये इनिशिएट होता है, प्रोसेस होता है एंड रिकॉर्ड होता है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। कैसे सर, रियल टाइम बेसिस यानी कि इमीडिएटली ऑन देयर अकरेंस। अब सर देखिए इमीडिएटली ऑन देयर अकरेंस का मतलब क्या हुआ, इधर मैंने रिजर्वेशन की टिकट की, उधर मुझे टिकट मिल गई। तो समझिए, तो बस यहाँ पे कीवर्ड्स क्या क्या हुए कि रियल टाइम एनवायरनमेंट एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है जो कि प्रोसेस रिकॉर्ड होता है रियल टाइम बेसिस पे। अब इसके एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल्स क्या क्या हुए इसके। सबसे पहला एग्जांपल हुआ रेलवे रिजर्वेशन, दूसरा कोर बैंकिंग, थर्ड अपना ई कॉमर्स। तो अपना क्या रियल टाइम एनवायरनमेंट में क्या क्या कवर कर लिया कि रियल टाइम एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस क्या होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकंड ऑफ ऑल क्या हुआ इसके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है,
उसके बाद रियल टाइम एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स, जो क्वेश्चन में ज्यादातर पूछा जाएगा। जब भी रियल टाइम एनवायरनमेंट का क्वेश्चन आएगा उसके कंपोनेंट जरूर जरूर पूछे जाएंगे। तो सर हमको कैसे याद रखना है? उसका एक कीवर्ड है अमन। सर ये अमन क्या है? अमन से हम लोग याद रखेंगे कि रियल टाइम एनवायरनमेंट के आईटी कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब अमन से ए, एम, एच और एन हुआ अपना। ए से क्या आएगा? ए से आएगा एप्लीकेशन। एम से क्या आएगा? एम से आएगा मिडिलवेयर। एच से क्या आएगा? अपना हार्डवेयर। एंड एन से क्या आएगा? नेटवर्क। अब सर ये अमन क्या आपने बनाया? नहीं, ये मैंने नहीं बनाया, ये बनाया है सीए अभिषेक बंसल सर ने। देखिए आप लोगों को अगर ऑडिट की प्रॉपर क्लासेस लेनी है तो मैं आपको इस वीडियो के एंड के बाद 3 टीचर के नाम प्रेफर करूंगा जो आप आराम से इनकी वीडियोस लेके अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वीडियो किस लिए होगी? आपकी एग्जाम से एक दिन पहले कैसे मैं जल्दी से जल्दी कवर करके रट सकूं, क्योंकि आप लोग जानते हैं समझना ठीक है पर रटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। सेकंड अपना क्वेश्चन बनेगा कि कंपनी जो ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करती है, ईआरपी क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है। तो कंपनी जो ईआरपी सॉफ्टवेयर यूज करती है तो उसमें ऑडिटर्स की अप्रोच क्या क्या रहेगी रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझिए पहले पूरी बात। ऑडिट एनवायरनमेंट चैप्टर जो है इसको हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इस तरीके से लाइन से हम अरेंज करेंगे कि जब आप इस पीडीएफ को सिर्फ पढ़ेंगे और मेरे ये कीवर्ड्स को रटेंगे आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा फॉर एग्जाम पर्पस के लिए। तो पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा रियल टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, वो तो आप लोग समझ ही चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सर कीवर्ड है जो हमको याद रखना है? वो है ऑडिटर्स अप्रोच टू आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड। सर हर जगह रिस्क तो है ही, कहीं भी चले जाइए, पढ़ाई तो रिस्क है, काम करना तो रिस्क है, बाकी तो आप समझदार है ही कहाँ कहाँ रिस्क होती है। तो सर रिस्क अगर एसोसिएटेड है उसको अगर हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहां रिस्क है तो हम क्या क्या ऑडिटर्स क्या क्या उसमें अप्रोच लगाते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ये सारे क्वेश्चन स्टडी मटेरियल आरटीपी एमटीपी से लिए हुए क्वेश्चंस हैं, यानी कि एग्जाम में यही क्वेश्चन दिखने वाले हैं इस चैप्टर से। आपको थोड़ा सा एग्जाम देने से पहले उसके बारे में पढ़ना जरूरी है कि ऐसा क्या हमारा इंस्टीट्यूट एग्जाम के ट्रेंड को फॉलो करता है। और ट्रेंड यही फॉलो करता है कि आरटीपी एमटीपी पिछला कवरेज एग्जाम का एंड अपना स्टडी मटेरियल अगर इतना हो रहा है तो नॉर्मल है, फिर आपके लिए एग्जाम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ये क्वेश्चन 2 पढ़िए पूरा, लेकिन जो मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हैं इनको ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन में जैसे ही आपको देखेंगे आपको क्लिक होना चाहिए इसमें आंसर क्या लिखना है। तो सर रिस्क एसोसिएट है कि नहीं, इस चीज को इस कौन सी अप्रोच ऑडिटर्स लगाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए। अब किसी भी चीज की अगर हमको रिस्क आइडेंटिफाई करनी है तो सबसे पहले उसको समझना जरूरी है इस चीज में रिस्क है कि नहीं। थोड़ा सा फ्रेंकली होके बोले तो कहते नहीं है रिलेशनशिप चलेगा या नहीं चलेगा, भाई रिस्क है इसमें कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्या जानेंगे, उसको जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। जब उसके बारे में मुझे सब पता चल जाएगा तभी तो हम उसमें आएंगे, तभी तो पता चलेगा रिस्क है कि नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमने अंडरस्टैंड किया। अब जैसे ही हमने कोई चीज अंडरस्टैंड कर ली, यानी कि ऑडिटर क्या करेगा, अंडरस्टैंड करेगा, डॉक्यूमेंट करेगा हर बिजनेस प्रोसेस को, ठीक है। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर वो क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से एरियाज, कौन से इवेंट ऐसे हैं जहां पे रिस्क है। सर जैसे कि क्या उसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है। जब ये चीज हमें पता चल जाएगी तो हमें पता चल जाएगा ना कहां कहां उसका रिस्क ज्यादा हो सकती है और किस जगह नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट अपना क्या आएगा, जब हमको अंडरस्टैंडिंग भी मिल गई, उसको हमने आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो अब हम करेंगे एनालाइज, यानी कि इतनी रिस्क लेना ठीक है कि नहीं है बिजनेस के लिए, या फिर हमें कुछ और करना चाहिए। ठीक है सर, समझ गए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 एक के बाद एक पढ़िएगा। मैंने इस फॉर्म में इस लाइन में इन क्वेश्चंस को लगा रखा है जिससे जो पिछला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को याद करने में आपको बहुत ही आसानी रहेगी। ये क्वेश्चन देखिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन। हर लाइन में प्लानिंग एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन फेस। सर ये क्वेश्चन प्रीवियस अटेम्प्ट में भी आया था, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं एक पूरी स्लाइड में सिर्फ क्वेश्चन ही बन पाए हैं। तो सर इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने का ये तरीका है। सर तरीका बताइए। पहले तो क्वेश्चन में ही बता दिए जाते हैं कि 3 स्टेजेस है, प्लानिंग है, सेकंड एग्जीक्यूशन है
दैट रिपोर्टिंग है। तो सर प्लानिंग, अब प्लानिंग में अभी हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या करते, रिस्क असेस करने के लिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि 2 पॉइंट हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से ही यहाँ पे आ गए कि अगर प्लानिंग करनी है तो पहले हमें रिस्क असेस करनी पड़ेगी, और रिस्क असेस होने के बाद हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्यापार कैसा, हमारा बिजनेस कैसा है। सर रिस्क असेसमेंट, सर इसको कैसे याद रखेंगे, इसके 2 कीवर्ड CII। सर CII का क्या मतलब हुआ, C फॉर हम कंसीडर करेंगे कि क्या आईटी सिस्टम के यूज करने से, हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे क्या आईटी सिस्टम के यूज करने से रिस्क अराइज हो रही है। जब यह ऐसा हो सकेगा तब हम सिग्निफिकेंट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और किस जरिए से, यानी किस सोर्स से मिस स्टेटमेंट अगर हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके, तो रिस्क असेसमेंट हमारा खत्म हुआ CII से। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस, और अंडरस्टैंड कैसे करेंगे सर, अंडरस्टैंड करेंगे हम फ्लो चार्ट से एंड नरेटिव से। किससे करेंगे सर, फ्लो चार्ट से एंड नरेटिव से। उसके बाद सर हम क्या करेंगे, हम प्रिपेयर करेंगे रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिसेस। देखिए हर टॉपिक में, हर पॉइंट में काफी सारे पॉइंट्स हैं, आपको 3 से 4 मैक्सिमम 2 से 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए तो आपका कवरेज हो जाएगा, क्योंकि ऑडिट की मार्किंग होती है आपके पॉइंट ऑफ कवरेज से। जितनी ज्यादा आपने कवरेज कर रखी होगी अच्छे से, उतना आपको एग्जाम टाइम में याद रह सकेगा और उतना ज्यादा आप उसमें लिख सकेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड स्टेज आता है एग्जीक्यूटिंग स्टेज, और एग्जीक्यूटिंग स्टेज में क्या क्या आता है, असेसिंग ELC, इसको हम कहते हैं ELC, और सेकेंड इज असेसिंग PLC, इसको क्या कहते हैं PLC। तो सर ELC और PLC को हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। असेसिंग ELC में सबसे पहले आएगा क्या, हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्या अंडरस्टैंड करेंगे कि आईटी गवर्नेंस क्या है, फिर हम SOD लगाएंगे, फिर हम रिव्यू करेंगे जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। देखा जाए ये सब टॉपिक्स हैं कि हम आईटी गवर्नेंस को अंडरस्टैंड करेंगे, SOD लगाएंगे और जनरल आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल को रिव्यू करेंगे। प्रॉपर देखा जाए रट्टाफिकेशन, अरे सर रट्टाफिकेशन कैसी बात कर रहे हैं आप, इतना बड़ा एग्जाम दिला रहे, रट्टे की बात कर रहे हैं। सुनिए, ऑडिट में पास होना है तो समझदारी के साथ साथ रट्टा भी बहुत जरूरी है। आपने कवरेज अच्छा कर लिया, आपने अच्छे टीचर से क्लासेस ले ली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट रटना बहुत जरूरी है। तो इन आंसर्स को आप लोग बिल्कुल अपने दिमाग में लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको दिखेंगे पेपर में, और यही टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, ऐसे ही आंसर लिखिए जो एग्जामिनर आपकी कॉपी देख के थोड़ा सा खुश हो सके और चेकिंग करने में उसको आसानी रह सके। उसके बाद आता अपना रिपोर्टिंग स्टेज, और रिपोर्टिंग स्टेज में कुछ याद नहीं रखना, नॉर्मल रखना है कि हम इवेल्युएशन ऑफ कंट्रोल डेफिशिएंसी यूजिंग डेटा, यानी कि जो कंट्रोल डेफिशिएंसीज होती हैं उसको अब हम इवेल्युएट करेंगे, जो भी निकलेंगी डेफिशिएंसीज हमारी पूरे टॉपिक में से। क्वेश्चन नंबर 4, अंडरस्टैंडिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरमेंट। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन बन चुके हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट्स में ये काफी बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यानी कि सर ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हुआ। हाँ इंपॉर्टेंट हुआ। देखिए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट 11 से 12 क्वेश्चंस में पूरा कवर है। 5 मार्क्स अगर 11 से 12 क्वेश्चन दे रहे हैं तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से कवर करना, कीवर्ड्स मैंने जो हाईलाइट किए उनसे आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करने में आसानी रहेगी। उसके बाद उनके आंसर्स को कैसे याद करना है वो भी मैंने आपको बता रखा है साथ के साथ में। जैसे कि ये आंसर है, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यानी यहाँ पे कौन सा ऐसे काम करेगा हमारा, ऐसे 315। कौन सा करेगा सर, ऐसे 315 करेगा। तो सबसे पहले तो वही ऐसे 315 की जो डेफिनेशन होती है या नाम होता है वो हम अपना यहाँ पे लिख देंगे। और असली आंसर स्टार्ट कहां से होता है, यहां से, कि ऑडिटर को क्या क्या रिक्वायर्ड होता है अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए। सर इसका कीवर्ड है कोपिया। अब सर ये किसने दिया, मैंने क्या बोला, मैं आपके लिए सभी टीचर्स के कीवर्ड्स का समूह लेके आ गया हूं, एक जगह लेके आ गया हूं कि आपको कहीं नहीं जाना है। सभी टीचर्स ने जो भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में कीवर्ड्स लिखाए थे, क्योंकि मैंने यही किया था। मुझे जिस चैप्टर में जौन सा टीचर अच्छा लगा, मैंने यूट्यूब से उसकी वीडियोस देखी, उसके कीवर्ड्स को देखा और उससे मैंने इजीली उसे याद किया। ये कोपिया भी लिखवाया था सी अभिषेक बंसल सर ने। किसने, सी अभिषेक बंसल सर ने। तो इस सर कोपिया से क्या है, COPIA। तो C फॉर क्या होता है अपना कंपोनेंट्स, O फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, P फॉर पॉलिसीज, I फॉर IT रिस्क एंड A फॉर एप्लीकेशन। तो सर कोपिया, यानी कि जब भी क्वेश्चन क्या आएगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को हम कैसे अंडरस्टैंड करें, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम ऐसे 315 लिखेंगे और फिर हम कोपिया लिखेंगे। देखिए ये जो
पॉइंट्स होते हैं ना, कोपिया और इससे पहले मैंने आपको अमन याद कराया था, ये पॉइंट्स आपके मार्क्स को इंक्रीज कराने में बहुत ईजी रहते हैं। अगर आपने ये पॉइंट्स लिख दिए जो मेन पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपके मार्क्स कटना, मतलब फिर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा थ्योरी में भी मार्क्स कवरेज होती है। ठीक है सर, तो कोपिया। सेकंड, इस क्वेश्चन में अभी एक एग्जांपल के लिए और पूछा गया था कि ऐसे कौन कौन सी चीजें रहती हैं जो आपके डॉक्यूमेंट किए जाते हैं। तो ये टेबल है आपकी, इसमें आपके वो बता रखे हैं कि कौन कौन से एप्लीकेशन है, क्या डेटाबेस है उनकी, क्या नेटवर्किंग है। तो एक या दो एग्जांपल ज्यादा से ज्यादा आप याद कीजिएगा, ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। जो मेन आपको टाइम लगाना है वो लगाना है इन कीवर्ड्स पे, जैसे ये कोपिया रहा, इससे पहले मैंने अमन कराया था, इससे पहले CII। तो उन कीवर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना। और इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप वीडियो में टाइम वेस्ट अगर आपको लग रहा है तो आप सीधे सीधे PDF को खोलिए, आपको रटने में आसानी रहेगी। रटना जरूरी है, क्योंकि रटेंगे तभी पास हो पाएंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेज सच रिस्क, स्टेट वेरियस रिस्क विच ऑल एंटरप्राइज में हैव टू फेस एंड मैनेज। सर क्या कहना चाह रहे हैं आप, ये क्वेश्चन देखिए, और इस क्वेश्चन में आपको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, और कैसे एंटरप्राइज फेस करता है कि मतलब रिस्क बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो कैसे उसको फेस करेगा, कैसे मैनेज करेगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। और ये जो लाइन है ना, मैनेज सच रिस्क, स्टेट वेरियस रिस्क विच ऑल एंटरप्राइज में फेस एंड मैनेज, कि कौन कौन सी रिस्क है जिसको एंटरप्राइज ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की वजह से, जो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है उसकी वजह से फेस कर रहा है और मैनेज भी कर रहा है। तो सर आंसर की जो लाइन स्टार्ट होती है कि रिस्क विच आर एंटरप्राइज में फेस एंड मैनेज, उसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले सुनिए कैसे याद करेंगे। आजकल बिजनेस कैसा है पता ही नहीं चलता, कभी तो कोई बिजनेस बहुत फास्ट चलने लगता है, ग्रोइंग हो जाता है, कभी जो बहुत ग्रोइंग बिजनेस था वो खत्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि डायनेमिक एनवायरनमेंट हो चुका है। तो बिजनेस क्या है, बिजनेस टुडे कैसा ऑपरेट हो रहा है, इन अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, यानी कि बिजनेस कैसा ऑपरेट हो रहा है, डायनेमिक एनवायरनमेंट में। और वॉलेटिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड पेस ऑफ चेंज जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, क्या क्या, वॉलेटिलिटी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड पेस ऑफ चेंज। ये वर्ड्स आपको क्वेश्चंस में भी दिख सकते हैं, और ये क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स में भी आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जिस्ट कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए, ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की वजह से रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड थर्ड न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये तीन एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से ये पता चलता है कि हाँ एनवायरनमेंट बहुत ही डायनेमिक हो चुका है, बहुत ही रिस्क इसमें आ चुके हैं। क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाहर के प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं, न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स की वजह से हर चीज में आपके, आप देख सकते हैं GST लग गया ऑनलाइन मार्केटिंग में भी और हर जगह पे, तो उसको भी ध्यान देना पड़ता है। तो एनवायरनमेंट की वजह से डायनेमिक हो गया, इसकी वजह से अब क्या करना पड़ रहा है, जो बिजनेस है, जो बिजनेस को है उनको इंक्रीज करना पड़ रहा है। क्या इंक्रीज करना पड़ रहा है? अपने कंटिन्यूसली रिस्क को मैनेज करना। ऐसा नहीं है कि एक ही बार रिस्क मैनेज हो रही, अब हमको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि रिस्क कहां पे ज्यादा हो रही और उसको कैसे हमको मैनेज करना है। ठीक है सर। अब सर इसके एग्जांपल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आएगा जब भी उसके एग्जांपल्स लिखने पड़ेंगे। और एग्जांपल कैसे याद रखेंगे, ये जो कीवर्ड आपको दिख रहा है MRT FOC BEP, इसकी मैं अभी बताऊंगा आपको कहानी। इसकी कहानी CA शिवम केशवानी सर ने दी थी। सर कैसे याद करेंगे इस एग्जांपल को, तो सुनिए। मैं गया मार्केट, और सर जब भी मार्केट जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं, तो हमको हमेशा क्या चाहिए होते हैं, फ्री में धनिये। तो मैं गया मार्केट, मार्केट का क्या आया, MRT। ठीक है सर, और हमने क्या लिए, हमने लिए फ्री में धनिये, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब मैं घर पे आया तो भैया पापा बड़े खुश हुए कि अरे बेटा तो सस्ते में धनिया ले आया, फ्री में धनिया ले आया। तो उन्होंने दे दी बप्पी। क्या दे दी, बप्पी। तो यार ऐसे याद रखना, मैं गया मार्केट, वहां से लाया फ्री के धनिया यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, और घर पे जब आया तो खुशी से मिली क्या, बप्पी। तो M से क्या है आपका, मार्केट रिस्क। R से क्या आया, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क। T से क्या आया, टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क। F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। O से ऑपरेशनल रिस्क। C से क्रेडिट रिस्क। B से बिजनेस पार्टनर रिस्क। P से प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट रिस्क। तो ये आपको पॉइंट याद करने हैं, जितने ज्यादा पॉइंट आप याद कर सकते उतने ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, और अपने आंसर को फ्रेम इस तरीके से करना है जो मैंने आपको दे दिया। शॉर्ट फॉर्म में 4 लाइनें पहले आंसर की लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल लिखने हैं, और एग्जाम्पल का कीवर्ड भी दे दिया जिससे आपको याद रहे। बात क्या है, जब भी बात आएगी अंडरस्टैंडिंग कि हम कैसे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के रिस्क को मैनेज कर सकेंगे, किस तरीके से फेस कर सकेंगे, उसका ये आंसर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब सर देखिए, 3 तरीके के कंट्रोल हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं। जब भी आपने केस वो पूरा आपने
स्टडी वगैरह की होगी, जब भी क्लासेस ली होंगी, तो आपको 3 पढ़ाए गए होंगे। एक हुआ जनरल आईटी कंट्रोल, एक हुआ एप्लीकेशन कंट्रोल एंड थर्ड इज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। इन 3 कंट्रोल की डेफिनेशंस मैंने शॉर्ट फॉर्म में, जो आपको इजीली याद करने में इजी रहे और आपके एमटीपी आरटीपी से लिया है, तो इन तीनों की डेफिनेशंस आपको अच्छे से याद करनी है, यानी कि सीधे सीधे बोले तो रटना है। ओके सर, तो जनरल कंट्रोल की ये डेफिनेशन है, जिसमें आपको कौन कौन से इन कंट्रोल इंक्लूड होते हैं उसकी बात करेंगे। जनरल कंट्रोल, तो पहले जनरल कंट्रोल की डेफिनेशन याद करेंगे, मेन फ्रेम मिनी फ्रेम वाली। उसके बाद कौन कौन से कंट्रोल उसमें इंक्लूड होंगे, उसका आपका कीवर्ड है क्या, पादा। सर पादा से कैसे, पी से प्रोग्राम चेंज, ए से एक्सेस सिक्योरिटी, डी से डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, एंड लास्ट ए से एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। तो सर जनरल कंट्रोल डेफिनेशन एंड देन उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। फिर आता है आपका एप्लीकेशन कंट्रोल। सेम एप्लीकेशन कंट्रोल की डेफिनेशन आपको रटनी पड़ेगी। उसके बाद उसके क्या एग्जाम्पल रहेंगे, एप्लीकेशन यूज करते हैं जो हम लोग मोबाइल पे, वो हमेशा फ्री करते हैं। क्या करते हैं, फ्री। तो फ्री से क्या आएगा, एफ से फॉर्मेट चेक, आर से रेंज चेक, आर से रीजनेबल चेक और ई से एग्जिस्टेंस चेक। ओके सर, ये आपको याद करना है। उसका थर्ड है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ये अपना पिछले आरटीपी में जो अपना क्वेश्चन आया है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल का भी। तो ये क्वेश्चन मुझे इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए लग रहा है क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन जब पिछले आरटीपी एमटीपी में पूछते हैं तो उसके आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा और जो मेन चीज पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि जनरल आईटी कंट्रोल क्या है, एप्लीकेशन कंट्रोल क्या है, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या है। इन तीनों में इंडिपेंडेंट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और ये साथ में भी आ सकते हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। ओके सर, फिर क्वेश्चन नंबर 7, कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईएलसी के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईएलसी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में ये कीवर्ड रहा अपना डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ईएलसी। तो जैसे ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ईएलसी देखेंगे हम यही आंसर लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन पिछले अटेम्प्ट में पूछा जा चुका है, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है फॉर अ थ्योरी पर्पस के लिए। और सबसे ज्यादा जो 70 मार्क्स का कवरेज है उसमें से हम कैसे कवर करेंगे इस 5 नंबर को, वो ठीक है। तो सर डायरेक्ट ईएलसी में हमको क्या याद रखना है, डायरेक्ट ईएलसी ऑपरेट कैसे करता है, ये प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है और करेक्ट करता है। किसको, मिस स्टेटमेंट को कैसे, टाइमली बेसिस पे। किस तरीके से, टाइमली बेसिस पे। ठीक है, इसके 2 एग्जांपल हैं जो आपको बहुत याद रखने पड़ेंगे। एक होता है बिजनेस का परफॉर्मेंस रिव्यू करना और फिर उसको मॉनिटरिंग करना। पहले बिजनेस को परफॉर्म करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। फिर आता है इनडायरेक्ट ईएलसी। अब डायरेक्ट ईएलसी से जस्ट अपोजिट इनडायरेक्ट ईएलसी हो जाएगा। अगर उसमें हम प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट कर सकते थे तो अब इसमें हम नहीं कर सकेंगे। पहली लाइन ये हो गई, कैन नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट मिस स्टेटमेंट। ओके सर, और इनडायरेक्ट ईएलसी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है। क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट ईएलसी में। फिर से बोलिए, इनडायरेक्ट ईएलसी कंट्रीब्यूट करता है इनडायरेक्टली टू द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट ईएलसी। और इनडायरेक्ट ईएलसी के क्या क्या एग्जांपल आएंगे, कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, जॉब्स एंड रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि जो इनडायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई वो क्या हुई, वो सेकेंड एंड हो गया। यानी कि जब ये 3 लोग काम करेंगे तभी तो हम डायरेक्ट ईएलसी को परफॉर्म कर पाएंगे। जब हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी ठीक होगी तभी तो क्या होगा, वर्कर सही काम करेंगे एंड हम उसको क्या कर पाएंगे, प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। फिर आता अपना क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको कैसे याद रखना है कि डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है और उसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले आरटीपी में भी पूछा जा चुका है और इसको थोड़ा सा गौर से याद करना है। आंसर बहुत ही आसान मैंने कर दिया है। देखिए, इसको आप और बुक्स में देखेंगे बहुत ही बड़ा आंसर है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, बट आपको बस इतना याद करना है और इतने से आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल जाएंगे। थोड़े बहुत तो जो कटते हैं ऑडिट में वो तो कटेंगे। कैसे याद करना है सर, डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या हुआ, जनरेट करना और प्रिपेयर करना। किसको, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। सर क्या बोला, फिर से बोलिए, जनरेट करना और प्रिपेयर करना। किसको, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। कैसे, रॉ सिस्टम डेटा से। अच्छा सर रॉ सिस्टम डेटा से करेंगे कैसे, इसमें क्या क्या यूज करेंगे, प्रोसेसेस को यूज करेंगे, टूल्स को यूज करेंगे एंड टेक्निक को यूज करेंगे। इसी को हम कहते हैं डेटा एनालिटिक्स। यानी कि बहुत सिंपल डेफिनेशन रही ना इसकी कि जनरेट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे क्या, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। क्यों, डेटा को यूज करें तो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन किससे, रॉ सिस्टम डेटा से, प्रोसेस, टूल्स एंड टेक्निक को यूज करते हुए। ठीक है, जब डेटा एनालिटिक मेथड ऑडिट में यूज होता है, कहां होता है, ऑडिट में यूज। जब हम डेटा एनालिटिक्स मेथड को ऑडिट में यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कैट। क्या कहते हैं, कैट कहते हैं। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। इस पर भी एक अलग क्वेश्चन बनेगा
आगे चल के आपको इसका भी क्वेश्चन मिल जाएगा कि कैसे इसको भी याद करना है। खैर अभी अपना क्या है, डेटा एनालिटिक्स याद कर रहे हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन है जनरेट करना, प्रिपेयर करना किसको, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फ्रॉम रॉ सिस्टम डेटा से, प्रोसेस को यूज करते हुए, टूल्स को यूज करते हुए एंड टेक्निक को यूज करते हुए, ठीक है। और जब हम ऑडिट में से यूज करते हैं डेटा एनालिटिक्स को, तो इसे हम क्या कहते हैं, कैट कहते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। ओके, अब सर इसके कुछ क्या होते हैं, इसके कुछ होते हैं कॉन्सेप्ट्स। कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे, इसको भी हम करेंगे पर कफन से याद। कैसे सर, पर कफन से याद। तो इसका कीवर्ड क्या हुआ, पर कफन, और ये भी शेख बंसल सर का दिया हुआ टॉपिक है। पर कफन कैसे याद रहेगा, पी फॉर प्रिलिमिनरी एनालिटिक्स, E for evaluation of deficiencies, R for risk assessment, C for control testing, F for fraud risk assessment evaluation of deficiencies and N for non-standard journal analysis। यानी कि बस अपन को डेटा एनालिटिक्स की डेफिनेशन याद करनी है, जो कि बहुत इजी कर दी है, जनरेट एंड प्रिपेयर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमें उसके कंपोनेंट याद करने कैसे, पर कफन से, और पर कफन को याद करते हुए सारे के सारे पॉइंट्स हमको याद हो जाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हैं। ओके, देख सकते हैं आप लाइन से मैंने क्या किया, पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर में ऐसे कवर कर दिया है और ऐसे उनके कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दिया कि बस कीवर्ड्स रटिए, आप क्वेश्चन को समझिए, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए कि किस तरीके का क्वेश्चन बनता है, उसमें कीवर्ड्स कौन सा ध्यान देना है, उसके आंसर में क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखने, और कौन से जो पॉइंट्स में आते हैं जिनकी वजह से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, वो ये पॉइंट्स होते हैं। मैंने आपको हर बार क्वेश्चन में कीवर्ड दिए हैं, पहले मैंने अमन दिया था, इसी तरीके से मैंने पर कफन दिया है, और आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको रटना है। क्वेश्चन नंबर 9, मैंने क्या बोला था, कैट का एक क्वेश्चन अलग से बनेगा, वो ये है कि कैट का क्या मतलब होता है, कैट को मुझे कैसे याद रखना है, कंप्यूटर असिस्टिंग ऑडिट टेक्निक का क्वेश्चन बनेगा, कैट का एक अलग क्वेश्चन। अब कैट का क्वेश्चन हम कैट से ही याद करेंगे। सर कैसे, जब हमें कैट का एग्जाम देने की हम सोचते हैं, कैट का एग्जाम किसके लिए, एमबीए के लिए, तो जब हम कैट का एग्जाम देने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सोचते हैं क्या कैट का एग्जाम देना ठीक है, इससे कुछ फायदा होगा या नहीं होगा, यानी कि हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या करते हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार अंडरस्टैंड कर लिया कि नहीं 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 कैट देना चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स लगाएंगे, क्या क्राइटेरिया सेट करेंगे कि मुझे कितना उसमें मार्क्स चाहिए। अब कितने मार्क्स चाहिए यानी कि एडमिशन लेने के लिए, तो जब मुझे पता चल गया कि ऑब्जेक्टिव क्या, क्राइटेरिया क्या, अब हम पढ़ें कहां से, यानी कि हमारा स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, यानी कि सोर्स और फॉर्मेट क्या होना चाहिए पढ़ाई का। अब मुझे पता चल गया कि ऐसे इस जगह से इस पब्लिकेशंस की बुक मिलती है। अब उस पब्लिकेशंस की तो बहुत सारी बुक्स आती होंगी, तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे डेटा को जो हमारे यूजफुल रहेंगे। एक बार मैंने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया, फिर मैं देखूंगा क्या ये कंप्लीट है, ऐसा तो नहीं कमी पड़ गई। देखते हैं ना, रेफरेंस बुक पढ़ लेते हैं और स्टडी मटेरियल को छोड़ देते हैं, तो रेफरेंस बुक में क्या पड़ जाती है, कमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। इसीलिए कहते हैं स्टडी मटेरियल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम देखेंगे, क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि कंप्लीट है कि नहीं है, अपना डेटा जो एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेसी चेक करेंगे। उसके बाद हम क्राइटेरिया को अप्लाई करेंगे उस पर, एंड लास्ट में हम रिजल्ट में पास हो जाएंगे और हम कैट क्वालिफाई कर लेंगे। यानी कि कैट का क्वेश्चन, कैट के एग्जाम में जो हम लोग कैसे एग्जाम को देते हैं, कैसे उसके लिए रेडी रहते हैं, कैसे हम लास्ट तक रिजल्ट लाते हैं, उसकी पूरी प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एग्जाम को समझेंगे ये एग्जाम हमारे लिए हैवी या नहीं है। सेकंड क्या करेंगे, अब जब पता चल गया तो हम क्राइटेरिया सेट करेंगे, मुझे कितना चाहिए, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसको क्लियर करने के लिए। जब मुझे पता चल गया तो मैं क्या करूंगा, उसके डेटा को सोर्स देखूंगा, मैं उसके लेके आऊंगा कौन सा स्टडी मटेरियल मुझे पढ़ना चाहिए, यानी कि सोर्स ऑफ डेटा रहेगा। अब जो स्टडी मटेरियल मैंने एक्सट्रैक्ट किया, यानी एक्सट्रैक्ट कर लिया, ये लेके आ गया मैं, अब मैं देखूंगा क्या ये कंप्लीट है कि नहीं, क्या ये एक्यूरेट है कि नहीं, उसकी एक्यूरेसी देखूंगा, उसको फिर मैं अप्लाई कर दूंगा अपने क्राइटेरिया को, लास्ट में मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये विसिल ब्लोअर पॉलिसी, ये आपको लॉ में भी मिलेगा, ये आपको ऑडिट में भी मिलेंगे और काफी जगह मिलेगा। विसिल ब्लोअर पॉलिसी स्पेशली जो हमारे वर्कर्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, उनके लिए होती है। तो सर विसिल ब्लोअर पॉलिसी को कैसे हम इवेल्युएट करेंगे, कैसे हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके कुछ ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम कंपनी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्या करेंगे, कंपनी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि क्या आपके पास विसिल ब्लोअर पॉलिसी है, डज कंपनी हैव आ विसिल ब्लोअर पॉलिसी। एक बार हमने बोल दिया हाँ पॉलिसी है, तो क्या ये पॉलिसी जो है आपकी वो अप्रूव्ड है, क्या ये पॉलिसी अप्रूव्ड है, हाँ सर अप्रूव्ड है। तो क्या आपने इसे कम्युनिकेट कर रखा सभी एम्प्लॉयज को कि भाई हमारे पास विसिल ब्लोअर पॉलिसी है, एम्प्लॉयज को पता ही नहीं, ऐसा नहीं, क्या आपने उसको कम्युनिकेट कर रखा है। कम्युनिकेट के साथ साथ क्या एम्प्लॉय उसके बारे में जानता भी है कि इस पॉलिसी में है क्या, यानी कि एम्प्लॉय अवेयर है कि नहीं और अंडरस्टैंड करता है कि नहीं।
ओके उसके बाद क्या कंपनी उसमें मेजर्स लगा रही है, यानी कि चेक कर रही है टाइम टू टाइम कि नहीं ठीक चल रही, विजिल पॉलिसी ऐसी ही चलनी चाहिए, क्या कंपनी उसको इफेक्टिवली मॉनिटरिंग कर रही है, और लास्ट में अगर कोई डेविएशंस आ रहा है तो उसके साथ कैसे डील कर रही है। तो ये कुछ 7 पॉइंट्स हैं। विजिल ब्लोअर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ के पर्पज से भी, ऑडिट के पर्पज से भी, जहां पे भी ये क्वेश्चन है ये पॉइंट्स लिख के आप आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई द कंट्रोल विच आर ऑटोमेटेड, मैनुअल और आईटी डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन आप अच्छे से रीड कीजिएगा, इसके मैंने आंसर भी दे रखे हैं कि किस तरीके से क्या ऑटोमेटेड है, क्या मैनुअल है और क्या अपना तरीका रहेगा याद करने का। ठीक है, अब ये देखिए आपको मैंने कितने क्वेश्चन 11 क्वेश्चंस में पूरा चैप्टर कवर करा दिया है, यानी कि सिर्फ ये 11 क्वेश्चन आपको करने हैं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की टेंशन खत्म हो जाएगी। अब सर मैं आपको एक चीज बता दूं, इस चैप्टर के बाद मैं एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा इसमें आपको, जिसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आप पूरी पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, एग्जाम से एक दिन पहले जो कहते हैं नहीं कुछ समय में ही हमें पूरा कवरेज करनी पड़ती, उस समय इस पीडीएफ को पढ़िएगा, अच्छे से रटिएगा और इसमें आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद टेलीग्राम चैनल जो रहेगा वो ओपन रहेगा सभी बच्चों के लिए, जिसमें बच्चे जौन सा टॉपिक नेक्स्ट बोलेंगे कि सर इस टॉपिक में बहुत डिफिकल्टी आ रही, इसे याद नहीं कर पा रहे, उसके हम नोट्स ईजी बनाएंगे, उसकी आपको वीडियोज देंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। और आपको जिस भी, जैसे कुछ बच्चों को प्लानिंग में प्रॉब्लम होती है कि सर मैं प्लान नहीं कर पा रहा हूं कि कैसे मुझे करना है आगे, उनकी दिक्कत सॉल्व करेंगे। और जो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर मेरी तैयारी तो बहुत अच्छी होती है बट मार्क्स नहीं आते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर एग्जामिनर सही चेक नहीं करता है, तो वो अब मैं उनसे उनकी कॉपीज की बोलूंगा कि ठीक है दिखाइए कॉपी और मैं बताता हूं आपकी मिस्टेक क्या रहती है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, एग्जामिनर कभी आपके मार्क्स नहीं काटता है, गलती हमारे प्रेजेंटेशन में होती है कि हम क्यों इस तरीके का प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। फिर मैं कुछ उन बच्चों के लिए बोलना चाहूंगा कि बच्चे आजकल देख रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ टीचर्स और वो बच्चों को बहुत हाइप में ले जा रहे हैं कि एग्जाम के टाइम पे, स्पेशली एग्जाम के टाइम पे, कि अच्छे से मोटिवेशन में आ जाइए, अच्छे से सुबह सुबह उठ के योगा कीजिए। अरे सर अभी 3 महीने बैठ के पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट है ये योगा और ये मोटिवेशन, ये सब बात की बात है कि अच्छा सोचिए। जब आप बहुत अच्छा सोचेंगे तो आप अच्छा सोचते रहिए, पढ़िए मत, कैसे पास हो जाएंगे। तो ये जो हाइप चल रहा है ना आजकल मार्केट में, इस हाइप से थोड़ा दूर हटके 3 से 4 महीने अपने घर पे बैठ के, ज़्यादा नहीं 9 से 10 घंटे की पढ़ाई करके इजीली आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं जैसे मैंने निकाला है। ठीक है ना, तो मैं फेल हुआ, काफी बार फेल हुआ। किस वजह से फेल हुआ? क्योंकि गाइडेंस ठीक नहीं थी और तरीके नहीं बताते एग्जाम निकालने के। कुछ टीचर, जो मैंने बोला था आपसे कि ऑडिट की क्लास लेनी है, और उन टीचर्स का नाम लीजिए। देखिए मैं 3 टीचर्स को बोलूंगा जिसकी मैंने क्लासेस ली, यूट्यूब वीडियोज ली, मैंने ऑडिट की क्लास प्रॉपर नहीं ली, उनकी यूट्यूब वीडियोज ली और जिससे मुझे बहुत फायदा मिला। पहला टीचर मैं बताऊंगा सीए शुभम केशवानी, सेकंड सीए अभिषेक बंसल, और बुक के लिए मैं बताऊंगा सीए पंकज गर्ग सर का स्कैनर। ये 3 टीचर ऐसे हैं जो ऑडिट में आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। बाकी जो आप टॉपिक बताएंगे, चाहे वो एफआर का हो, चाहे ऑडिट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को हम इजीली आपको पास अवेलेबल कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा जिसमें आपको आना है, आप बताइए आपको क्या दिक्कत है, पढ़ाई में दिक्कत है वो सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्या हो सकता है। बस ये वीडियोस का डिस्क्लेमर यही है कि वीडियो वही बच्चे देखें जो अपनी प्रॉपर क्लासेस ले चुके हैं, क्योंकि देखिए रिविजनरी वीडियो आपको सिर्फ पास नहीं करा सकती है, पहले आपको क्लासेस प्रॉपर लेनी पड़ेंगी, उसके बाद ये रिविजनरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ चीजों को आसान करती हैं। जब तक आप समझेंगे नहीं, अच्छे से याद नहीं करेंगे, इनका आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो ठीक है, लास्ट में मैं आप लोगों से थैंक यू बोलता हूं। वीडियो को देखिए, पीडीएफ को देखिए और नेक्स्ट आप जो भी टॉपिक बोलेंगे वो जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।